Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज हम बात करेंगे आइल्स की सीक्रेट टिप्स फॉर 8 बैंड्स। आज मैं आपके साथ हर मॉड्यूल की, जैसे कि हमें पता है आइल्स में टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग एंड एट द एंड इट्स स्पीकिंग। तो आज मैं हर मॉड्यूल से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे एटलीस्ट आपका ओवरऑल जो बैंड स्कोर आइल्स में है वो 8 आएगा। और हर मॉड्यूल के अंदर आपको एटलीस्ट जितना बैंड रिक्वायर है मैं उसकी भी आपको सीक्रेट टिप आज ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे कुछ सीक्रेट टिप्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिस्ट डाउन की है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको ये सीक्रेट टिप्स शेयर करूँगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाऊँगी। और आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। ये बिल्कुल ऐसी सीक्रेट टिप्स हैं कि जब आप इनको यूज़ करेंगे और आप आइल्स की तैयारी करेंगे, तो जब फिर आप इन सीक्रेट टिप्स को अप्लाई करेंगे अपने एग्ज़ाम वाले दिन, तो आपका जब रिज़ल्ट आएगा और जब आपको आपका टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म मिलेगा, तो आप जब उस पर अपना बैंड देखेंगे तो मुझे थैंक यू करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपके साथ आज सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी, तो मैं इसलिए पाबंद हूँ कि मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स ज़रूर बताऊं। तो इसलिए अपनी वीडियो लास्ट तक देखनी है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि हर पार्ट, हर मॉड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एटलीस्ट 8 बैंड स्कोर करना चाहते हैं अपने आइल्स में। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास पार्ट होता है लिसनिंग का, उसके बाद हमारे पास पार्ट होता है रीडिंग का, और देन हमारे पास राइटिंग और फिर स्पीकिंग। कुछ कैंडिडेट्स का स्पीकिंग टेस्ट उनके रिटन एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले हो जाता है, और कुछ कैंडिडेट्स का स्पीकिंग टेस्ट उनके रिटन एग्जाम के 2 या 3 दिन बाद होता है। तो ये तो जब आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं और जब आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है कि आपका रिटन टेस्ट इस डेट को है, तो वहीं पर वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका स्पीकिंग टेस्ट पहले है कि बाद में है। तो गाइस, ये तो उनके मूड पर डिपेंड करता है कि वो पहले आपका स्पीकिंग टेस्ट लेके आपको जांचना चाहते हैं या कि बाद में। तो इसलिए आपने इससे तो बिल्कुल नहीं घबराना। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जो हमारे पास रिटन एग्जाम में होता है वो लिसनिंग का मॉड्यूल होता है। और लिसनिंग के लिए आपके पास टोटल 30 मिनट्स होते हैं, यानी वो आपको टोटल देते तो 40 मिनट्स हैं, लेकिन 30 मिनट्स आपका ऑडियो स्क्रिप्ट आपका प्ले हो रहा होता है और आपने साथ साथ सुन के ही अपने क्वेश्चन पेपर पे ही अपने आंसर्स को लिखना होता है। तो उसके बाद जब आपकी सारी रिकॉर्डिंग 30 मिनट्स की एंड हो जाती है, तो आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर्स आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर लें। और ये आपको सहूलत सिर्फ लिसनिंग के पेपर में होती है, रीडिंग या राइटिंग में नहीं। वहाँ जो आपको टाइम दिया जाता है, आपने उसी टाइम के दौरान अपना क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और आंसर्स आंसर शीट पे ट्रांसफ़र भी करने हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है हमारे पास लिसनिंग का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर आपको मेरे मार्क्स भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रही थी और इन बुक्स से ही मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है। कोई कोचिंग सेंटर, कोई चीज़ मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, मैंने अपने ओन पे ये सारी प्रिपरेशन की है। और इन सीक्रेट टिप्स की बदौलत ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा बैंड आ गया है। इट्स 8 बैंड। तो अब मैं आपके साथ भी वो सब सीक्रेट टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे पहले लिसनिंग पार्ट में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो हमारे पास ये कंप्लीट द नोट्स बिलो होता है। और इसमें बेसिकली आपने 1 वर्ड लिखना होता है, यानी या तो 1 वर्ड आएगा या फिर कोई नंबर आएगा। ये बेसिकली 2 पर्सन्स के दरमियान की कॉन्वर्सेशन होती है। समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक ए होटल रिजर्वेशन और एनी एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि आपको बहुत क्लियरली जो है वो उनकी बातें समझ आ रही होती हैं। और लेट्स सपोज अगर वो कोई ऐसा वर्ड प्रोनाउंस करते हैं जिसके स्पेलिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग से ज़रा ज़्यादा के लेवल का हो, तो फिर वो हमारी आसानी के लिए उसके स्पेल भी साथ में ही प्रोनाउंस कर देते हैं। जस्ट लाइक अगर जैसे इसका नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इट्स बेकी जेमसन। तो अगर हमें ये जेमसन के स्पेलिंग नहीं आते या हम कंफ्यूज हैं, तो फिर वो वहीं ऑडियो कॉन्वर्सेशन में ही इसके स्पेल 1 बाय 1 हमें प्रोनाउंस करके हमारे लिए आसानी कर देते हैं। तो ये वो पार्ट होता है गाइस जिसमें आपके एटलीस्ट 9 आ सकते हैं, और बहुत जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके 10 आउट ऑफ 10 भी आ जाते हैं। सो ये वो पार्ट होता है जो आपके बैंड को एकदम बूस्ट देता है। तो आगे चलते हैं। अब आपको मैंने जो मेन सीक्रेट टिप्स देनी है लिसनिंग के मॉड्यूल में,
वो सबसे पहले ये है कि लिसनिंग के मॉड्यूल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनका एक्सेंट नहीं समझ आता, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं अंडरस्टैंडिंग बनती, या उनका जो होती है वोकेबलरी इतनी हाई लेवल की नहीं होती, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे लिसनिंग में तो लगता है बहुत ही बुरा बैंड आएगा। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सा तवज्जो दो इस मॉड्यूल को, तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। येस गाइज, इट मीन्स 9 आउट ऑफ 9 बैंड। टोटल लिसनिंग के मॉड्यूल में हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। अगर आपके 40 आउट ऑफ 40 और एटलीस्ट 39 आउट ऑफ 40 आ जाते हैं तो आपका 9 बैंड कहीं नहीं किया। और अगर आपके एक मॉड्यूल में 9 बैंड आ गया है तो आपका बैंड एटलीस्ट 7.5 से तो ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं गिर सकता। तो चलिए अब मैं आपको लिसनिंग के मॉड्यूल के टिप्स बताती हूँ। चले गाइस, लिसनिंग मॉड्यूल की सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश की इतनी ज़्यादा नहीं अंडरस्टैंडिंग होती, जैसे कि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जो पाकिस्तानी है उनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, और जो इंडियन हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, और बांग्लादेशियों की इसी तरह बंगाली है। सो हमें ज़रा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही होगी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर बंदा बहुत यानी इसको शर्म आए। उसे भी हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी नहीं बनती। तो इसका सबसे जो मेन सीक्रेट टिप है, जो गाइस आपको कहीं से नहीं मिलेगा, कोई आपको ये सीक्रेट टिप नहीं देगा। सब आपको यही सीक्रेट टिप देंगे कि आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को सुना करें। ठीक है, उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग काम है, आपको उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मीन्स अगर आपने आइल्स 6 मंथ्स बाद देना है ना, तो आप फिर उसको उस तरीके से लेके चलो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आइल्स आपने जैसे कि आफ्टर 20 डेज़ और आफ्टर 1 मंथ देना है, तो सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको ये आइल्स की बुक भी प्रोवाइड करती है, वो ये है कि जो आपका ये लिसनिंग सेशन है, इसकी जैसे कि हमें ऑडियो स्क्रिप्ट प्रोवाइड की होती है, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है विद ऑडियो, तो हमें इसका ऑडियो सीडीज़ के फॉर्म में मिल जाता है। और लेट्स सपोज अगर सीडीज़ के फॉर्म में नहीं भी मिलता तो हमें यूट्यूब से भी ये इजीली एक्सेसिबल होता है, कोई इसमें इशू नहीं है। आप बुक का एडिशन लिखें, उसका टेस्ट नंबर लिखें, जैसे कि ये हमारे पास टेस्ट 1 है, तो आपको सारे इस टेस्ट 1 के आपको ऑडियो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो असल जो मेन टिप है वो मैं आपको बताती हूँ। वो मेन टिप ये है कि आपकी ऑडियो, जब आप उस ऑडियो को प्ले करें तो समटाइम्स आपको उनका एक्सेंट समझ नहीं आता। कुछ का स्कॉटिश एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्ला ब्ला, हमें उनके एक्सेंट की कभी कभी समझ नहीं आती। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको हम अपने एक्सेंट में कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट वाले टोटली डिफरेंट उसको कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, जिस वजह से हमें उस वर्ड की, पर्टिकुलर वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती और हमारा उसके रिजल्ट में वो आंसर गलत हो जाता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए जो सबसे मेन टिप है वो ये है कि आप जब भी ये बुक्स लें, तो आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो, आपके बुक के लास्ट में ये ऑडियो स्क्रिप्ट्स मेंशन होती हैं, रिटन ऑडियो स्क्रिप्ट्स। मीन अब जैसे हमारे पास ये टेस्ट 1 है, तो हम अपने टेस्ट 1 पे चले जाते हैं। ये दिस इज़ अवर ऑडियो स्क्रिप्ट टेस्ट 1 ऑफ लिसनिंग। तो आप जब इसकी ऑडियो को प्ले करें, तो बजाय इसके कि आप उसको अपने ऑन पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये ट्राई करें कि जो आपके बुक के लास्ट में आपको ऑडियो स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, आप उसको साथ साथ रीड करें जैसे जैसे वो ऑडियो स्क्रिप्ट प्ले हो रही है। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप जो लफ्ज़ मिस प्रोनाउंस करते हैं या इनकरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, आपकी उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको उनके एक्सेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपकी ग्रामर इंक्रीज हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उस लफ्ज़ को कुछ और प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है, तो जिससे हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं बन पाती। तो सबसे जो मेन इसका टिप है वो ये है कि जब भी आप इसको प्रैक्टिस करें और ऑडियो स्क्रिप्ट्स को प्ले करें, तो साथ में ये रिटन ऑडियो स्क्रिप्ट्स को ज़रूर पढ़ें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये टिप आजमाएंगे, आपके 9 आउट ऑफ 9 बैंड लिसनिंग में ज़रूर आएंगे। तो गाइस, आई होप आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी। ओके गाइस, अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टिप पे। लिसनिंग की सेकंड टिप सबसे बड़ी ये है कि आपने अपनी वोकेबलरी को थोड़ा सा हाई लेवल पे ज़रूर लेके जाना है। बिल्कुल बच्चों वाली वोकेबलरी आपने नहीं एक्सपेक्ट करनी। आप गाइस आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, आप क्लास 1 या 2 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम नहीं दे रहे। सो आपने अपनी वोकेबलरी की रेंज को बेसिक इंग्लिश से थोड़ा सा इंटरमीडिएट एंड देन आपने थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पर ज़रूर लेके जाना है, तो आपको इससे भी बहुत आसानी होगी। सबसे लास्ट और सबसे मेन जो हमारी इसकी सीक्रेट टिप है लिसनिंग की,
इवन बाकी सब मॉड्यूल्स में भी ये टिप आती है, लेकिन मैं आपको लिसनिंग में ये बता दूं, लिसनिंग में बहुत सारे बच्चे इस टिप से भी अपना बैंड स्कोर एकदम गिर जाता है और उनको समझ नहीं आती कि क्या ऐसी रीज़न हुई कि हमारी तरफ से तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था लेकिन हमारा बैंड तो इतना कम आ गया है। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप अपने स्पेल्स पे ध्यान नहीं देते। गाइस, मेक श्योर टू चेक योर स्पेल। आप अगर किसी आंसर में अपने स्पेल गलत लिखते हैं, वो आंसर चाहे आपको ठीक भी लग रहा हो, वो उसको गलत ही उसको कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक आंसर है, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी रहे, कोई आपने परेशान नहीं होना। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ये, इट्स कंपनी प्रोवाइड्स ए डैश फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट एंड हेरिटेज साइट्स। अब आपको जैसे हम सुन रहे होंगे तो वो जैसे बीच में अपनी कॉन्वर्सेशन में कोई इस तरह का जिक्र करेगा कि हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, एक पास करती है लोकल ट्रांसपोर्टर्स और हेरिटेज साइट्स के लिए। तो आप अगर पास के इन स्पेल्स की जगह आप ये वाले स्पेल लिख दो, सॉरी ये तो मैं करेक्टली लिख रही हूँ, अगर आप ये वाले स्पेल लिखते हैं और आप कहेंगे इट्स पास, तो वो आपके आंसर को गलत कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये वाला पास नहीं, वो ये वाला पास है। आप स्पेल गलत कर रहे हो। आपने स्पेल्स की बहुत ध्यान रखना है, आपने अपने स्पेलिंग को बिल्कुल चेक रखना है, क्योंकि लिसनिंग पार्ट में वो सिवाय इसके कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड हो वो आपके स्पेल में आपको जो है वो हेल्प आउट नहीं करते हैं। तो स्पेल्स में आपने ज़रूर ध्यान रखना है और आपने रीचेक भी करना है। आपको जब आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करने के लिए एंड पे आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, तो आपने तब भी बिल्कुल ध्यान से अपने आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर पे लेट्स सपोज आपने स्पेल डिफरेंट लिखे हैं और आंसर शीट पर स्पेल डिफरेंट लिखे हैं, तो वो आपके मार्क्स कट आउट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आंसर वही कंसीडर करना है जो आंसर शीट पर मेंशन है। वो क्वेश्चन पेपर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन पेपर पर आंसर सही है और आंसर शीट पे आपका आंसर रॉन्ग है, तो वो आपका आंसर वो रॉन्ग ही कंसीडर करेंगे। तो गाइस, ये थी लिसनिंग के मॉड्यूल की सीक्रेट टिप्स। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल के बारे में, जो कि रीडिंग होता है। रीडिंग के टास्क में हमारे पास टोटल 3 पैसेजेस होते हैं। हमारे पास टोटल 1 आवर होता है, जिसको उन्होंने 20 मिनट्स फॉर ईच टास्क, फॉर ईच पैसेज डिवाइड किया होता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो सीक्रेट टिप है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो ये ट्राई करना है कि आपने जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, फर्स्ट 2 पैसेजेस जो आपके होने हैं, उनको एटलीस्ट आपने 15 मिनट्स देने हैं। अगर आपने उनको भी 20 मिनट्स ही पूरे दे दिए, तो लास्ट पैसेज के लिए फिर आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो आपने ये ट्राई करना है कि फर्स्ट 2 पैसेजेस जो हों, जैसे ये रीडिंग पैसेज 1 है और फिर इसी तरह रीडिंग पैसेज 2 है, तो आपने हर इन में से एक पैसेज को, बजाय इसके कि आप पूरे 20 मिनट्स दें, आप ट्राई करें कि आप इसको 15 मिनट्स, मीन्स इंस्टेड ऑफ 40 मिनट्स यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन जस्ट 30 मिनट्स। तो ये आपने ट्राई करनी है। इसको इस तरह फास्टली करने की जो मेन टिप है वो मैं आपको अब बताती हूँ। इन टास्क को 15 मिनट्स में कंप्लीट करने का सबसे मेन जो गुर की बात है वो ये है कि आपने सबसे पहले पैसेज का टाइटल रीड करना है। ठीक है, आपने पैसेज की लेंथ से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि तो इतना लंबा पैसेज है, मैं तो इसको कर ही नहीं सकती, मुझे पूरा 1 घंटा एक पैसेज के लिए दे दे तो शायद मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में इंसान को ऐसे ही दौरे पड़ते हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस अपनी बनाता है और अपने माइंड में इस गोल को सेट कर लेता है कि मैंने इस पैसेज को विदिन 15 मिनट्स कंप्लीट करना ही करना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेन्स अ मैन एंड ऑल्सो वुमन परफेक्ट। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने सबसे पहले अपने पैसेज का टाइटल रीड करना है, उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस पे जाना है। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं घबराना कि पैसेज को मैं A to Z पढ़ने लग जाऊँ। A to Z बिल्कुल नहीं अपने पैसेज को पढ़ना। और ये मैंने अपनी सेंटेंस कंप्लीशन वाली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि A to Z अपने पैसेज को पढ़ने नहीं बैठना। आपने क्वेश्चन टाइप्स को सिलेक्ट करना है। हमारे पास यहाँ पर 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। आपने सबसे पहले अपने जो सेंटेंस कंप्लीशन का टास्क है, जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन है, इसको प्रेफर करना है, बजाय इसके कि आप पहले मैचिंग हेडिंग को करने लग जाएं या ट्रू फॉल्स को पहले करने लग जाएं। नो, आपने सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन को करना है। उसके बाद आपने जो है वो दूसरे टाइप्स के जो क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं, हमारे पास MCQs आते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल्स आते हैं, ये आते हैं विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये वाले क्वेश्चन सारे 1 by 1 आते हैं। इसकी भी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
लेट्स सपोज गाइस, आपके पास एक पैसेज है, उसमें आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करना है। देन आपके पास एक सेंटेंस कंप्लीशन के टाइप का क्वेश्चन है, और देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अगर आप डिसाइड करते हैं कि यार मैं सबसे पहले ना लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करता हूँ, यकीन माने आपका 20 मिनट सारे सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में लग जाएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन है दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, वो आपके वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम को मैनेज करें, तो उसमें सबसे पहले आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप सेंटेंस कंप्लीशन को करेंगे, क्योंकि जब आप सेंटेंस कंप्लीशन के पर्सपेक्टिव से अपने पैराग्राफ को रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक तरह से सारे पैराग्राफ्स को रीड कर रहे होंगे। और फिर जब आप इसी तरह ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होगा कि ये बात मैंने किसी पैराग्राफ में पढ़ी थी। और जब भी आप किसी पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट बात पढ़ें तो उसको हाईलाइट यानी अंडरलाइन ज़रूर कर लें। तो फिर इसी तरह जब आप लास्टली हेडिंग्स वाले क्वेश्चन पे आएंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे आपको पैराग्राफ्स की हेडिंग्स एक तरह से खुद ही पता लग गई होंगी जब आपने सेंटेंस कंप्लीशंस कर लिए हैं और जब आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर लिए हैं। तो ये थी इसकी सबसे मेन टिप। सबसे जो बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, इवन मैं खुद करती थी जब प्रैक्टिस कर रही होती थी, और ये मैंने खुद भी बहुत दफ़ा की हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते थे कि हमारे पास यहाँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी होते हैं, और समटाइम्स हमारे पास एक ही टेस्ट में येस नो नॉट गिवन भी होते हैं। इट माइट बी हियर गिवन और नॉट, आई थिंक इट्स नॉट गिवन हियर। तो बहरहाल वो होते हैं, यानी येस नो नॉट गिवन भी होते हैं एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी होते हैं। तो आपने जब अपने आंसर्स लिखने हैं तो आपने इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि उन्होंने आपसे क्या मांगा है। मीन्स उन्होंने TFNG मांगा है या कि YNNG। लेट्स सपोज अगर उन्होंने आपसे, जैसे कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात हो रही है और आप अपनी धुन में लगे हुए चल रहे हो और आप ट्रू की जगह लिख देते हो YNG, तो चलो NG सेम ही रहेगा, और फॉल्स की जगह लिख देते हो N, तो यकीन माने आपका आंसर ठीक भी होगा ना तो वो गलत कंसीडर करेंगे सिवाय नॉट गिवन के, क्योंकि उन्होंने आपसे मांगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है और आप आंसर येस नो नॉट गिवन के दे रहे हो। तो इस चीज़ का आपने खासा ख्याल रखना है। एंड द लास्ट एंड द मेन टिप फॉर द रीडिंग मॉड्यूल इज दैट कि आपने आंसर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है गाइस। लेट्स सपोज अब जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द समरी बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। सो इस चीज़ को उन्होंने इसीलिए इतना बोल्ड करके लिखा है कि आप इस पे ध्यान दो कि दे आर रिक्वायरिंग ओनली 2 वर्ड्स, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स। और अगर लेट्स सपोज आप इसके ब्लैंक्स के आंसर में 3 वर्ड्स लिख देते हो तो वो आपका आंसर 2 वर्ड्स तक ठीक होगा भी, तो वो तीसरा वर्ड देखते ही आपके आंसर को क्रॉस कर देंगे, बिकॉज दे मैंशनड इट बिफोर दैट दे ओनली नीड 2 वर्ड्स, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स। सो इस चीज़ पे भी आपने बहुत ध्यान देना है। वो आपसे जो सवाल पूछें आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है चूज़ 2 लेटर्स A to E, और अगर आप यहाँ मोर देन 2 लेटर्स कर देते हैं या लेट्स सपोज आप एक ही लेटर को चूज़ करते हैं, देन यू विल ऑल्सो गेट ओनली 1 मार्क इफ़ दैट 1 लेटर इज करेक्ट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी मार्क, दे विल जस्ट इनकरेक्ट योर आंसर। सो इस चीज़ पे भी आपने खासा ध्यान देना है। ओके गाइस, सबसे जो मज़े की टिप है वो ये है कि आपके पास टोटल 1 आवर होता है रीडिंग के क्वेश्चंस को करने का, रीडिंग के मॉड्यूल को कंप्लीट करने का, और आपने जैसे कि 20 मिनट्स में उन्होंने डिवाइड किया होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब अपने आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो बस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उनका फोकस होता है सारा, कि हाँ हम पैसेज से आंसर ढूंढ लें और हम जहाँ उसको मार्क कर दें, बस हमारे किसी तरह 20 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए। गाइस डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स टू द आंसर शीट। अगर आपने अपने आंसर शीट पे आंसर नहीं लिखे और आपने सारा पेपर सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको कोई बैंड नहीं मिलेगा, चाहे आपने सारा पेपर क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व किया हुआ है, यू विल नॉट गेट एनी मार्क फॉर दोज आंसर्स। सो इसकी सबसे अच्छी टिप ये है कि जब आप अपना टास्क 1 कंप्लीट करें रिटर्न का, तो आप साथ ही जब आपका टास्क 1 कंप्लीट हो जाए तो उसके आंसर साथ ही आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर लें, और फिर आप अपने पैसेज 2 को स्टार्ट करें, और जैसे ही पैसेज 2 के आपके आंसर्स क्वेश्चन पेपर पर कंप्लीट हो जाए तो आप साथ ही उसके आंसर्स आंसर शीट पर शेयर कर लें। इस तरह आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, वरना मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो इस चीज़ को एग्ज़ाम के टाइम ख़त्म होने के बाद यानी एक तरह से
पीट रही होती थी कि हमारे वो क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ही लिखे के लिखे उनके आंसर्स रह गए और हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम उन आंसर्स को आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर लें। तो इस चीज़ का गाइस आपने बहुत ख्याल रखना है। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने इसलिए भी अपना बैंड स्कोर लूज़ किया है क्योंकि उन्होंने आंसर्स आंसर शीट पर ट्रांसफ़र नहीं किए हुए थे। ओके गाइस, now we are talking about the third module and the last module for the written exam as it's writing. So writing task में भी इसी तरह आपको 1 आवर दिया जाता है और आपने 20 मिनट्स जो होते हैं, एटलीस्ट 20 मिनट्स जो हैं वो आपने टास्क 1 पे स्पेंड करने हैं और 40 मिनट्स आपने टास्क 2 पे स्पेंड करने हैं। और आपके पास इसमें अगर एकेडमिक का आप टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपको यानी इसमें कभी कभी प्रोसेसिंग डायग्राम्स दी जाती हैं, मैप्स दिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस दिए जाते हैं। वो मैं आपको आगे जाके अपने राइटिंग के मॉड्यूल में बताऊंगी डिटेल से। और अगर आप जनरल ट्रेनिंग का आइल्स दे रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो समथिंग अदर है, वो जीटी वालों के लिए है। एकेडमिक वालों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं क्योंकि एकेडमिक आइल्स की ही आपको तैयारी करवा रही हूँ, सो मैं एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से ही अपनी वीडियो कंटिन्यू रखूँगी। तो गाइस, राइटिंग टास्क में भी इसी तरह आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका राइटिंग का टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता जो उनको टाइम दिया हुआ होता है। तो आपने इसी तरह जैसे रीडिंग के मैंने आपको पर्सपेक्टिव से टाइम मैनेजमेंट सिखाई है, लिसनिंग में टाइम मैनेजमेंट सिखाई, इसी तरह आपने रीडिंग में भी अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जब टास्क 1 आपको मिलेगा, मीन्स आपको दोनों टास्क एट द सेम टाइम मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर पे दोनों टास्क आपके रिटन होंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट राइटिंग टास्क 1 एज इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। तो आपने यहाँ पे छोटा पैसेज लिखना है, बहुत डिटेल नहीं देनी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए टाइम भी आपको जस्ट 20 मिनट्स दिए हैं। तो आपने ट्राई करना है कि ये आप एटलीस्ट 18 मिनट्स या एटलीस्ट 20 मिनट्स में ये टास्क जरूर कंप्लीट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी मेन टिप है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो टास्क किस टाइप का है। वो मैं आगे चल के आपको जब राइटिंग के टास्क में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स भी उसमें पढ़ाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको थॉरली बताया है कि इसमें आपको प्रोसेसिंग डायग्राम्स भी होती हैं, इसमें मैप्स भी होते हैं, डिफरेंट आपको इसमें होते हैं टास्क। तो आपने सबसे पहले अपने टास्क की टाइप आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने टास्क की टाइप सही आइडेंटिफाई नहीं की तो आपके नंबर बहुत कट जाएंगे। सेकंड जो इसकी मेन टिप है वो ये है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। आपने टेंसेस का बहुत ध्यान रखना है, आपने अपनी वोकैबुलरी बहुत हाई रखनी है। अगर आप बिल्कुल बेसिक में अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका बैंड कभी भी 6 या 6.5 से ज़्यादा रेस नहीं करेगा। सो गाइज, इसकी तैयारी करते वक्त मैं आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी की भी तैयारी करवाऊंगी, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपकी दूर करवाऊंगी, टेंसेस का, फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आपने खासा ख्याल रखना है। अगर एक चीज़ प्रेजेंट में चल रही है तो उसको आपने प्रेजेंट में ही कंटिन्यू रखना है, एकदम से आपने उसको पास्ट में नहीं ले जाना, क्योंकि इससे बिल्कुल आपके पैसेज की जो है टास्क की जो है सेंस ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका बैंड स्कोर बहुत लो आएगा। तो जब मैं आपको इसकी तैयारी करवाऊंगी राइटिंग टास्क की तो फिर मैं आपको इसमें डिफरेंट जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको मोटी मोटी टिप्स दे रही हूँ। तो उसकी टिप्स में सबसे पहली बात यही थी कि आपने आइडेंटिफाई करनी है टाइप, उसके बाद आपने हाई वोकैबुलरी यूज़ करनी है, बेसिक बिल्कुल नहीं रहना, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, स्पेलिंग का आपने इसमें भी खासा ध्यान रखना है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो एग्जामिनर उस चीज़ को हाईलाइट करेगा और ये आपके बैंड को इफेक्ट करेगा। तो अब फिर बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। राइटिंग टास्क 2 में जैसे उन्होंने आपको ऊपर ही मेंशन किया हुआ है कि यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क। तो 40 मिनट्स उन्होंने इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये उससे डबल है। उसमें आपको 20 मिनट्स दिए थे और इसमें आपको 40 मिनट्स दे रहे हैं, तो इसके पीछे तो ज़रूर कोई रीज़न होगी ना। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप एटलीस्ट 250 वर्ड्स लिखेंगे, जबकि प्रीवियस वाले में वो आपसे एटलीस्ट 150 वर्ड्स मांग रहे थे। और सेकेंड ये कि ये जो आपका राइटिंग टास्क होता है ये आपका बैंड ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास राइटिंग में भी जैसे हमारे पास बैंड होता है 9, ठीक है, और उसमें हमारे पास राइटिंग टास्क 1 में होता है बैंड 3, मीन्स आपका जो बैंड आएगा वो आउट ऑफ 3 आएगा, और रिमेनिंग जो आपका होता है वो आपका इसमें से लगता है राइटिंग टास्क 2 में से। राइटिंग 1 टास्क के लिए जो है वो आपका 3 बैंड होता है और टास्क 2 के लिए आपका जो है वो 6 बैंड होते हैं। यानी यहाँ पे अगर आपके एटलीस्ट 4 बैंड्स भी आ जाए आउट ऑफ 6 तो ये आपका बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने राइटिंग टास्क 1 में से 2 बैंड्स भी एटलीस्ट ले लिए हैं तो आपके 4 and 2 6 बैंड लग जाएंगे एटलीस्ट। बट वी हैव टू अचीव मोर बैंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर
ओवरऑल बैंड स्कोर ऑफ आइल्स। सो हमने ज़्यादा फोकस करना होता है टाइप 2 को, इस टास्क 2 को। इसमें ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, इसमें हमारे पास ज़्यादा चांस होता है। जैसे कि हमारे पास ज़्यादा चांस होता है बैंड ज़्यादा लेने का, उसी तरह ज़्यादा चांस होता है गलतियाँ भी करने का। तो गलतियाँ हमने बिल्कुल नहीं करनी, अपनी ग्रामर को हमने बिल्कुल करेक्ट रखना है। जो हमसे वो मांग रहे हैं, यानी जो हमसे वो, जैसे कि जहाँ पर हमसे ओपिनियन मांग रहे हैं, हमसे हमारा डिसीजन मांग रहे हैं, रीज़न मांग रहे हैं, तो हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन चलना है। हमने बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो क्वेश्चन लेफ़्ट मांग रहे हैं, हम आंसर राइट दे रहे हैं, तो फिर इस तरह से तो बैंड हमारा गिर जाएगा। सबसे जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का टेस्ट हमारा जो होता है, कुछ कैंडिडेट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिटन एग्ज़ाम से कुछ का पहले हो जाता है, कुछ का बाद में हो जाता है। तो मेरा बेसिकली अपना जो था वो मेरा रिटन एग्ज़ाम से 3 डेज़ पहले हो गया था। सो जब मैं रिटन एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं एक तरह की बहुत रिलैक्स थी कि बस आज रिटन एग्ज़ाम दे के मेरी तो जान छूट जानी है और मैं तो जश्न बनाऊंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे रिज़ल्ट के दिन करीब आ रहे थे तो मुझे अंदर से बड़े एंग्जाइटी अटैक्स भी आ रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसी मेहनत की थी मुझे उसके अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट मिला है। तो हर स्पीकिंग के जो मेन टिप्स हैं उन टिप्स की तरफ चलते हैं। तो स्पीकिंग की सबसे जो मेन टिप है वो ये है कि आपने बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाना है, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना। मीन्स आपने अपना एक तो गेटअप होता है, अपीयरेंस तो अपनी रखनी है, उस पर तो सारे फोकस कर लेते हैं, लेकिन आपने जैसे बात करनी एग्जामिनर से, जैसे उसको ट्रीट करना है, जैसे उसको आंसर देना है, आपने उसमें कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना। आपने उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इतनी देर भी नहीं लगा देनी अंडरस्टैंडिंग करने में कि वो बेचारा आपके नंबर ही काट ले। तो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली उसको आंसर करना है, आपने अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा रखना है, आपने अपनी वोकेबलरी बहुत हाई रखनी है, क्योंकि अगर आप स्पीकिंग में चाहें तो स्पीकिंग का टेस्ट मोस्टली 11 to 14 मिनट्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप चाहो गाइस तो एटलीस्ट 8.5 बैंड विद इन 14 मिनट्स अचीव कर सकते हो। और ये जस्ट कुछ टिप्स पे होता है कि आप अगर उन टिप्स को फॉलो करो तो आपका बैंड एकदम बूस्ट कर जाएगा। सबसे पहली टिप तो ये कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बट हम्बल एंड पोलाइट रहना है। वो जो आपसे क्वेश्चन करे आपने उसका सच पे आंसर देना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझसे मेरी एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया कि क्या आप स्पेस में जाना चाहती हैं। अब गाइस अब आप खुद सोचो ये क्वेश्चन किस किस्म का था। अब अगर तो मैं बहुत यानी ओवर स्मार्ट अपना आप उसको शो करती तो मैं कहती कि हाँ मैं तो बिल्कुल जाना चाहती हूँ स्पेस में, मुझे तो बड़ी इंटरेस्ट है स्पेस की और मैं तो चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में स्पेस में जाऊँ और उसका नॉलेज रखूँ। नो गाइस, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा है, कोई जॉब इंटरव्यू नहीं हो रहा कि आपने अपनी स्किल्स, आपने अपना नॉलेज बताना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट टू द पॉइंट आंसर देना है। उसने मुझसे पूछा कि आपको शौक है स्पेस में जाने का या आप कभी फ्यूचर में इस चीज़ को प्लान करती हैं कि आप स्पेस में जाएं। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं यानी एक तरह से अपनी औकात में ही रहना पसंद करती हूँ, मैं उधर उधर ही जाने के सपने देखती हूँ जिधर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, और स्पेस से मुझे कोई इस तरह की इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करना ही पसंद करती हूँ, तो मुझे यानी स्पेस में जाने का कोई शौक़ नहीं है। एंड शी वॉज जस्ट स्माइलिंग एट माई आंसर, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल वो आंसर दिया जो मुझे आंसर देना चाहिए था, और उसको मेरा आंसर कदर पसंद भी आया क्योंकि उसने मुझे अच्छा बैंड दिया है। तो इस चीज़ से साबित होता है। तो आपने बिल्कुल भी बड़े नहीं मारनी कोई भी। वो जैसे आपसे कोई फेवरेट बुक पूछ लेती है, अब जैसे ये सामने भी है क्वेश्चन लिखा हुआ पार्ट 2 में कि डिस्क्राइब अ रिव्यू यू रेड अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस, तो आपने यानी बिल्कुल बड़े नहीं मारने लग जानी। जैसे कि मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अक्सर इस तरह के क्यू कार्ड्स को भी फोकस कर रही थी कि वो आपकी फेवरेट बुक पूछ लेते हैं, फेवरेट राइटर पूछ लेते हैं। तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो इंग्लिश पर्सनस के बारे में बताने लग जाते हैं कि हमारी इंग्लिश बुक ये फेवरेट है, इंग्लिश सेलिब्रिटी ये फेवरेट है, कि हमारा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस मुल्क से हो, आपकी जो क्लास है आप उसी में से बताओ। मीन्स अगर वो मुझसे फेवरेट बुक पूछ लेते तो मैं अपना कोई नॉवल बताती, उर्दू लैंग्वेज का नॉवल बताती और उससे रिलेटेड मैं बताती, क्योंकि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे ऐसे बड़े मारने का कोई शौक़ नहीं था। तो बड़े गाइस बिल्कुल नहीं मारनी, अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी वोकेबलरी अपनी ग्रामर को अपने हाई रखना है। कोशिश करनी है कि वो आपसे जो सवाल पूछे आपने उसका बिल्कुल सच्चे सच्चे आंसर देना है। कोई इस तरह की आपने शौक़ी नहीं मारनी। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। और ये टिप्स बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि कोई इससे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए कि तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान टिप्स हैं। और अगर आप इन टिप्स को यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आई होप कि आपका बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस भी रहेगा और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और बस
मुझे ख़ुद भी ये टिप्स जब मैंने यूज़ की तो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले और मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी ये टिप्स शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और आपको मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी, आपके साथ इसी तरह की सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और आपको आइल्स की भरपूर तैयारी करवाऊंगी। और आपने मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको ये टिप्स कैसी लगी हैं, और अगर आपको इससे अदर भी कोई टिप पता है तो आप वो भी ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि इस वीडियो का कमेंट कोई रीड करे तो उसको भी वो टिप अच्छी लग जाए, और अगर मुझे भी कोई टिप इस तरह की अच्छी मैं कमेंट्स में पढ़ूंगी तो मैं भी ज़रूर उस कमेंट को पिन करूंगी। सो गाइज आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और नेक्स्ट वीडियो को भी वेट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइल्स की प्रिपरेशन अच्छी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा और उनको बताइएगा कि यहाँ से आइल्स की प्रिपरेशन आप फ्री में कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनी मनी, यू डोंट हैव टू बॉदर योरसेल्फ टू गो टू एनी इंस्टीट्यूट और ज्वाइन देम, पेज देयर फीस एंड मैनेजेस देयर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन ऑफ लाइफ। नो, आपको जब टाइम मिले आप ये वीडियो खोलें और अपने आइल्स की प्रिपरेशन करें एंड आई गारंटी यू विल गेट एटलीस्ट 7.5 एंड 8 बैंड। सो गाइस अपने टीचर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी इसी तरह की अच्छी और आसान टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर। बाय बाय।